हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आपका एनसीईआरटी का जो लेसन चल रहा था दूसरा, उसका पहला लेक्चर्स कंप्लीट कर दिया गया था। आज उसका दूसरा लेक्चर्स कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, उसका जो लेसन चल रहा था आपका सल्तनत काल की शुरुआत, इसका पहला लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे लेसन 2 में। तो क्या पॉइंट्स थे? वो यही पॉइंट्स थे कि प्रारंभिक तुर्क शासन यानी कि गुलाम वंश। तो आपका आज चलने वाला है गुलाम वंश के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे गुलाम वंश। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने आपको बताया था कि जो शासक थे, जो सल्तनत कालीन शासक थे, उन्होंने अपने सेफ्टी के लिए क्या किया था, संगठन की स्थापना की थी। और उस संगठन में जो एक प्रमुख संगठन था प्रारंभिक तुर्क शासक। तो आज हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि प्रारंभिक तुर्क शासन यानी कि गुलाम वंश। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि गुलाम वंश क्या था, कैसे, मतलब कुछ इसके बारे में डिटेल। और गुलाम वंश कब से कब तक चला, तो यहाँ पे ने डेट लिखा है 12 से 6 से 1990 तक ही चला था गुलाम वंश। ठीक है, इसी को कहते थे तुर्क शासक, तो यानी कि तुर्क शासक। जैसा कि मोहम्मद गोरी एक तुर्क शासक था और उन्होंने पहले से ही क्या किया था, अपने जानता था कि वो मैं कल के नहीं रहूँगा तो मेरा सत्ता कौन संभालेगा। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गुलाम अधिकारियों की क्या की थी, नियुक्ति कर रखी थी। तो आज हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में और जानेंगे। दोस्तों, अब यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ मैंने लिखा है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्रारंभिक तुर्क शासन यानी कि गुलाम वंश में सबसे पहले जो इसके गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो थे मोहम्मद साहब। और गुलाम वंश में सबसे पहले जो शासक आते हैं वो होते हैं कौन? वो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। यानी कि गुलाम वंश के जो पहले शासक होते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जी होते हैं। और ये मोहम्मद गोरी की, देखिए, जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, तो उसके पश्चात उसका तुर्क गुलाम कौन? यही कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का क्या बना? पहला तुर्की शासक बना। तो पहला तुर्की शासक गुलाम वंश का यही था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे पहला तुर्क शासक। अगर गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश के पहले शासक यही माने जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक शाह। फिर क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। हमने इसके नेक्स्ट टॉपिक में मैंने कहा था कि दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया था, पता है? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाए थे इल्तुतमिश शाह। और यहाँ पे ये लाहौर को अपनी राजधानी बना रहे हैं। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। जैसे ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि वो कौन से शासक थे तुर्कों में जो लाहौर को अपनी राजधानी बनाए थे, तो इन्हीं का नाम आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ही साहब थे जिन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा गया। तो मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है कि लाख बख्श किसे कहते थे। तो वहाँ भी जैसा कि इन्हीं का जिक्र हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक साहब का। तो एक बार समझ लीजिए कि इन्हें लाख बख्श क्यों कहा जाता था। और ये प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो इन्हीं को कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को लाख बख्श कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? यहाँ प्रश्न खड़ी होती है कि इन्हें क्यों कहा जाता था। तो इनका एक क्योंकि अर्थात वो लाखों का दान करने वाला क्या था? दानप्रिय व्यक्ति था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। ये लाखों के दान करने वाले दानप्रिय व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें कहा जाता था लाख बख्श। इनको कहा जाता था लाख बख्श। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान करने वाले दानप्रिय व्यक्ति थे। ठीक, अर्थात वो लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था। आपने समझा? भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक सहायता यानी कि सैनिक गतिविधियों में ही बीतता था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक साहब का अधिकतर समय सैनिक गतिविधियों में ही बीत जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण, एक बात यहाँ याद रखिएगा, भवन निर्माण में भी बहुत रुचि थी। किसकी? इनकी, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब की। ये भवन निर्माण में इनकी बहुत रुचि थी। जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि गुलाम वंश में कौन से ऐसे शासक थे जो भवन निर्माण में काफ़ी रुचि रखते थे, तो यही थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, जैसा कि इनका प्रमाण भी मिलता है,
जैसे कि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि मान लिया कि आपने कह दिया कि गुलाम वंश के वो अधिकारी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे जिन्हें भवन निर्माण में काफ़ी रुचि थी, तो क्या आप मुझे कुछ इसका प्रमाण मतलब बता सकते हो, कुछ एग्जाम्पल? तो आपको एग्जाम्पल भी बता देना है। इनका एग्जाम्पल ये है, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। क्या इनके नाम पर ही जस्ट यहाँ पड़ता है इनके भवन का निर्माण, जैसे यहाँ लिखा है कुतुबुद्दीन, तो मैच तो कर रहा है ना, स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही है। कुतुबुद्दीन तो यानी कि कुतुब मीनार को याद रख लीजिएगा आप, कुतुब मीनार हो गया। और कुब्बत हो गया, कुब्बत यहाँ आता है उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद हो गया। और एक और आता है 2.5 दिन का झोपड़ा, आपने सुना होगा 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। जैसे कि अब आप लोग एक बात समझिए, गुलाम वंश में यहाँ पे प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। मैं आपको फिर से इसको स्मरण करा दे रही हूँ कि जैसे कि आप लोग से पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश के वो कौन से ऐसे शासक, सबसे पहले तो आपको ये पूछा जाएगा कि गुलाम वंश के वो कौन से तुर्क शासक थे। ये प्रश्न यहाँ से उठेगा कि तुर्क शासक यानी उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक कौन था गुलाम वंश में, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। फिर उसके बाद में ये पूछा जाएगा कि गुलाम वंश के वो कौन से ऐसे शासक थे जो भवन निर्माण में काफ़ी रुचि रखते थे, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जैसे कि ये भी पूछ लिया जाए कि क्या उसके प्रमाण है कि उसको भवन निर्माण में रुचि थी, तो बताना है आपको कि जैसे दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है, आप लोगों ने सुना होगा। और अगर आपको ये नहीं याद होते हैं कि मैं इनके भवन का निर्माण कैसे रखूं, तो यहाँ पे इनका नाम क्या है, कुतुबुद्दीन। तो कुतुब मीनार तो जस्ट इन्हीं के नाम पे पड़ रहा है, तो इस आधार पे आप इन्हें याद रख सकते हो। तो क्योंकि तो उन्हीं का एग्जाम्पल है दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये तीनों इन्हीं के ही क्या हैं, इन्हीं के ही इमारत हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के ही, क्योंकि इन्हें भवन निर्माण में रुचि थी, तो इस आधार पे कहा जाता है। और बिल्कुल इन्हीं का ही है। एक बात और समझिए, जो कुतुब मीनार है ना, जैसे कि यहाँ पे इससे ये भी प्रश्न उठते हैं कि कुतुब मीनार कितने मंजिले की है, तो वो 5 मंजिले की है। आज यहाँ बात उठी तो मैंने बता दिया। और फिर आपसे प्रश्न ये भी किए जाएंगे कि लाख बख्श किसे कहा जाता था, तो लाख बख्श किसे कहा जाता था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था, इसलिए कहा जाता था। हो गया दोस्तों क्लियर? हम आगे चलते हैं। अब बात क्या होती है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया इन्होंने ही। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी। एक बात और यहाँ आ रही है कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार यहाँ जो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है, उसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो किया था, परंतु उसको पूर्ण रूप से उन्होंने नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि उन्हें अवसर ही नहीं प्राप्त हुए, यानी कि उसका नींव डालने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने किया था, परंतु उसको पूर्ण किसने करवाया? उसको पूरा करने का काम किया इल्तुतमिश साहब ने। तो हम आगे अब गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनको पढ़ने के बाद आएंगे इल्तुतमिश। तो हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, परंतु उसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली थी। यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ऐबक साहब ने दिल्ली में एक क्या किया, कुतुब ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली थी, परंतु उसे वहाँ पे राज्य करने यानी शासन करने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ। उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली थी, परंतु उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिल पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1200 इसकी मृत्यु जो थी वो 1210 ईस्वी में हुई थी। ईस्वी में कैसे हुई इनकी मृत्यु की बात वो भी याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक साहब की मृत्यु कैसे होती है। तो उनकी मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में। कैसे? चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर जाने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैंने यहाँ से कुछ पॉइंट्स मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया है, तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। और क्या है कि
यहाँ पे अगर आप लोग को इस बुक से देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक काफ़ी कम ही लोगों के स्टूडेंट्स के पास उपलब्ध होगी, तो मैं यहाँ पे हर एक पॉइंट एक गहराइयों के साथ यहाँ स्पष्ट कर रही हूँ। दोस्तों आप लोग इसे मजाक में मत लेना, सीरियसली पढ़ना, क्योंकि अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आप एनसीईआरटी यहाँ पे नहीं पढ़ोगे, अपना बेसिक मजबूत नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप यूपीएससी क्लियर कर पाओगे। क्योंकि मुझे खुद ही ऐसा, मैं भी फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी की बुक को देखी तो मैंने कहा मैं तो ये सब पढ़ चुकी हूँ छोटी क्लास में, और मैं छोटी क्लास की बुक पढूं। तो फिर मुझे जब मैंने पहले इस बुक को देखा जो यूपीएससी की बुक है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लगता है कि मुझे एनसीईआरटी उठानी चाहिए। तो मैंने बहुत सोच समझ के, और भी 1-2 बार नहीं, मैंने 3-4 बार इसको रिवीजन किया एनसीईआरटी को, तब जाके मुझे यहाँ की कुछ पॉइंट्स समझ में आने लगे। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिस्ट्री में इतने खतरनाक इसमें वर्ड है, कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ इल्तुतमिश, ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि उसे बोलना जैसे मुमकिन ही नहीं होता। तो प्रैक्टिस करते करते पढ़ते पढ़ते हो जाते हैं। तो आप लोग भी जब एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आप लोग को भी थोड़ा अजीब लगेगा, नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ोगे तो कुछ बातें ही समझ में आएंगी। जब नेक्स्ट बार पढ़ोगे तो उसमें बहुत सी बातें समझ में आएगी, और जब थर्ड बार पढ़ोगे तो उसमें जितनी बातें हैं शायद वो भी पूरी समझ में आ जाए। तो दोस्तों आप लोग उसे गहराइयों के साथ अगर पढ़ोगे ना, तो पक्का है कि आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले जाओगे। और बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि एनसीईआरटी कवर करने में कितने समय लग सकते हैं, तो कितने समय लग सकते हैं एनसीईआरटी कवर करने में, ये बात आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो ये 4 महीने में ही कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप इसे थोड़ा टाइम से पढ़ते हो तो ये 6 महीने भी ले सकते हैं एनसीईआरटी कवर करने में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने महीने में इसे ख़त्म कर सकते हो। ओके गाइस, हम टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ क्या बात हो रही थी कि कुतुब ऐबक यहाँ जो थे कुतुब मीनार की। तो कुतुब मीनार का क्या हुआ यहाँ पे, कुतुब मीनार जब पूछा जाए आपसे कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था, किसने रखा, यानी तो उसका नींव डालने का काम किया कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने, यानी कि ऐबक साहब ने किया था, परंतु उन्होंने उसे पूर्ण नहीं करवाया था। उसे पूरा करने का काम, यानी कि जो कुतुब मीनार 5 मंजिले की खड़ी हो गई है, उसको बनवाया किसने था, इल्तुतमिश साहब ने बनवाया था। और क्यों, यहाँ कारण एक ये है कि ऐबक साहब ने उसे पूरा क्यों नहीं करवाया था, तो उन्हें समय ही नहीं मिला, उससे पहले उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे बात ये आती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनते चल रहे हैं हम उसे सॉल्व कराते चल रहे हैं, बाकी हम लास्ट में सॉल्व तो कराएंगे ही यहाँ पे लिख कर। तो आप लोग नोट्स बना लेना। और रही बात, हाँ, आप लोग जो बार बार ये कहते हो कि मैं नोट्स कैसे बनाऊँ एनसीईआरटी की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप बुक से सीधा नोट्स बनाओगे ना तो आपको हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा और आप इस सोच के उसमें नोट कर ले जाओगे। नेक्स्ट बार जब उसे उठाओगे पढ़ोगे तो आपको बोरिंग लगेगा और आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम ही एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने, उसे पढ़ने के बाद आप पॉइंट्स के आधार पर ही नोट्स बनाना। ठीक है, पॉइंट्स के आधार पर ही नोट्स बनाना। अब आप ये कहते होंगे कि मैं पॉइंट्स कहती हूँ, तो क्या पॉइंट्स, तो पॉइंट्स जैसे यहाँ पे आप एक पकड़ लो, प्रारंभिक तुर्क शासक। अब आप इस पॉइंट्स को पकड़ लेते हो, यहाँ डाल दो गुलाम वंश। फिर उसके बाद में आपको जब ये गुलाम वंश को आप डिटेल से पढ़ोगे, जब आप गुलाम वंश को डिटेल से पढ़ ले जाओगे तो यहाँ पे आपको ये बातें याद आएंगी कि गुलाम वंश में जो पहले शासक थे वो कौन थे, ऐबक साहब थे। फिर ऐबक साहब के बाद कौन था, इल्तुतमिश थे। तो ऐसे जब करते जाओगे तो आपके मन में प्रश्न खड़े होते जाएंगे। हाँ, इनका शासन इतना से इतना चला था, इन्होंने ये किया था, इनको इसमें रुचि थी। तो ऐसे भाई पॉइंट्स बनाते चलो, एक पॉइंट्स डालोगे तो उसमें जो भी बातें होंगी वो आपको याद आएगी। ठीक, और फिर दूसरा तरीका नोट्स बनाने का ये है, आप पॉइंट्स के आधार पर तो बनाते ही चलो, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर आपके मन में खड़े हो रहे हैं, जो बुक में दिए गए हैं और जो हम पढ़ाते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो मेरे पढ़ते हुए सवाल उत्पन्न होते हैं, तो हम इन सारे मटेरियल को मिला के यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोर्ड पर ही उसे लिख देंगे लिखित। तो आप लोग उसे भी नोट्स कर लेना। ओके, तो आप लोग की मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग के मन में कोई कंफ्यूजन ही ना हो। आप लोग जो कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं नोट्स कैसे बनाऊँ, भाई नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट्स बनाना ही चाहते हो तो यहाँ माइंड में बनाओ, कॉपी में नहीं, क्योंकि कॉपी यहीं रहेगा और माइंड आपको वहाँ जाएगा जहाँ आप जाओगे। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, तो आप लोग को फोकस के साथ एनसीईआरटी को कवर करना है। अगर देखो, और ख़ास तौर पे मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ जो अभी छोटे क्लास में, जैसे कि 6, 7, 8 जो ये बच्चे हैं जो कहते हैं मुझे भी यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो करनी है, बेशक कर ले जाओगे। तो आप अभी क्या है, छोटे क्लास में जहाँ पे हो आप उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करो। क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ फोकस कर लेते हो तो आगे आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी रिटर्न।
जैसा कि आज हम लोग के साथ हो रहा है। हम लोग को पहली बार जिस टाइम हम लोग ये एनसीईआरटी बुक हमारे पास उपलब्ध थी, उस टाइम हमें पता ही नहीं था, इसकी कोई वैल्यू मुझे नहीं पता था कि हाँ इसका क्या महत्व होता है। बस ऐसे पढ़ाया गया, पढ़ते चले आए। आज यहाँ आने के बाद जब सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करनी है तो पता चल रहा है कि एनसीईआरटी कवर करनी है, एनसीईआरटी मजबूत करना है, बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक कंप्लीट करना होगा तो इसे उठाना ही पड़ेगा, और आप देख रहे हो यहाँ पे पढ़ना ही पड़ रहा है। तो दोस्तों आप उन बच्चों को कहिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो सबसे पहले अभी छोटी क्लास में है तो उनके लिए एक अच्छा यानी गोल्डन चांस है। तो आप उन्हें ये कह दीजिए कि आप लोग जिस क्लास में, छोटे क्लास में हो, उस एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे रुचि के साथ पढ़ो, ताकि आपको रिटर्न एनसीईआरटी वो ना पढ़ना पड़े। ओके दोस्तों, तो चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक यही था कि इन्हें अवसर ही नहीं मिला उससे पहले ही की मृत्यु हो गई ऐबक साहब की। अब बात यहाँ आ जाती है इल्तुतमिश की, तो हम लोग इसे समझ लेते हैं। इनका तो समय गया। अब आ जाइए यहाँ पे। इल्तुतमिश ठीक, यहाँ पे समझिए इल्तुतमिश। इनका जो डेट था वो था डेट इनका 1210 से 1236। ठीक, उनका जो डेट था वो था 1206 से 1290 तक था ऐबक साहब का, और इनका जो डेट है ये 1210 से है और 1210 से 1236 तक आप लोग देख रहे हो। इनका 1210 से लेकर 36 तक इनका वंश चला था, किसका? इल्तुतमिश का। अब इल्तुतमिश का भी लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे समझिए। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो इल्तुतमिश साहब के बारे में, तो हम इन्हें बता दें 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, तब यहीं से इनकी इतिहास स्टार्ट हो जाती है। देखिए 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने सुल्तान को क्या किया? दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठा दिया। यानी कि जब देखिए मोहम्मद गौरी के बाद उसका गुलाम अधिकारी ऐबक साहब गद्दी संभालते हैं, फिर ऐबक साहब के बाद इल्तुतमिश उनकी गद्दी संभालते हैं। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, यानी कि कौन? इल्तुतमिश के बाद ऐबक के साहब जो ऐबक थे, ऐबक के बाद अब आ गए हैं इल्तुतमिश, जिनका शासन चलता है 10 से 36 वर्षों तक। समझ लीजिए इसके बीच का क्या समय हो सकता है, जानते हो आप लोग? देखिए जब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, तो उसके पश्चात दिल्ली के जो अमीर थे, दिल्ली के अमीर, जो दिल्ली के अमीर थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने गद्दी पर किसको बैठा दिया? इल्तुतमिश को। इन्होंने क्या किया? सत्ता पर किसको ला दिया? गद्दी पर। इल्तुतमिश यानी ऐबक के बाद संभालते हैं कौन? इल्तुतमिश गद्दी संभालते हैं दिल्ली की। जब यानी कि जब इनकी मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में ऐबक साहब की, तो उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है? इल्तुतमिश को दिल्ली के अमीरों ने गद्दी पर बैठा दिया। अब आगे सुनिए, बैठा दिया गद्दी पर। उसे ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब यहाँ देखिए, तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, ना कि ऐबक साहब को। ठीक, ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि गुलाम वंश के गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, आप लोगों ने कमेंट किया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तुर्कों के राज्य, तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक, इन्हें ही माना
जाता है। समझ लीजिए, यहाँ पे दिल्ली के अमीरों ने क्या किया, दिल्ली के अमीरों ने गद्दी पर इल्तुतमिश को बैठा दिया ऐबक की मृत्यु के बाद, यानी 1210 में इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठते हैं कौन, इल्तुतमिश बैठते हैं गद्दी पर, दिल्ली के अमीरों ने इन्हें बैठा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ एक मेन पॉइंट ये है कि तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश शाह को माना जाता है। क्या हुआ, गद्दी पर बैठने के बाद उसी आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा था इल्तुतमिश को, यानी कि जैसे ही वो गद्दी पर बैठा वैसे ही उसके सामने बहुत सी कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ा इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात क्या, अर्थात समझिए तुर्कान ए गामी, सॉरी गामी नहीं गाने, समझिए क्या हुआ, सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान ए चहलगामी का निर्माण किया। तो जब से मतलब जैसे कि आप लोग ये कहीं सुनने को मिल जाए कि तुर्कान ए चहलगामी, इस संगठन का संस्थापक कौन थे, यानी कि इस संगठन का निर्माण किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। क्यों किया था, क्योंकि उनको जब वो गद्दी पर बैठे थे तो उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन समस्याओं से निपटने के लिए उन्हें इन संगठन की स्थापना करनी पड़ी थी। अब हम लोग आगे चलते हैं शासन व्यवस्था पर। उस टाइम शासन व्यवस्था कैसी थी, तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट ये होगा शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था, दोस्तों तो आप लोग को ये देखना है। अब इस टाइम गुलाम वंश के बारे में आप लोग समझा कि पहले ऐबक साहब थे, फिर उसके बाद में इल्तुतमिश आए, फिर उसके बाद में अब शासन व्यवस्था को हम लोग समझ लेते हैं। क्या था शासन व्यवस्था, तो इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। इल्तुतमिश साहब ने क्या किया था, राजधानी, स्वतंत्र राज्य, एक क्या किया, एक स्वतंत्र राज्य और राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था। क्या अफसरशाही व्यवस्था की क्या की इन्होंने स्थापना किया। स्थापना किया। एक बात ये समझिए कि इस टाइम के बाद शासन व्यवस्था क्या थी, कैसी थी, आप लोग ये समझिए। शासन व्यवस्था तो क्या हुआ, एक स्वतंत्र राज्य, यानी जो इल्तुतमिश थे उन्होंने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, यहाँ पे देख सकते हो, एक स्वतंत्र राज्य और राजतंत्रीय प्रशासन व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया था इल्तुतमिश ने, और उसे एकता यानी कि एकता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और प्रशासनिक स्तर पे बांट दिया था। तो मैंने कल आपको बताया भी था कि एकता किसे कहते थे, तो उसे एकता यानी कि उसे अक्ता भी कहा जाता था। आप लोग को ध्यान में रखना है कि एकता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली थी। किसने? इल्तुतमिश साहब ने। तो दोस्तों जो सुल्तान होते थे वो अपनी सल्तनत को
प्रांतों में बांट देते थे और उस प्रांतों को ही कहा जाता था एकता। तो मैंने इसे कल बताया भी था। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को मैंने जितने भी पॉइंट्स पढ़ाए, ऐबक साहब की, इल्तुतमिश साहब की, फिर शासन व्यवस्था, आप लोग को इतने पॉइंट्स समझ में आए होंगे। और अगर आप लोग को इसमें जो भी मैंने पढ़ाया आप लोग को नहीं समझ में आए होंगे तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, हम उसे ज़रूर बताएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।